Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Nengru Lectures. So today we will continue the lecture series for PG entrance chemistry, that is chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स में उसके बाद जो हमने ऑर्डर्स खत्म किए, nth ऑर्डर, उसका हाफ लाइफ, टी का वाटर और टी 100%, हमने उसकी रिलेशन दिखाई। उसके बाद दो चार टॉपिक्स है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, लाइक पोटेंशियोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, पोलराइजेशन एटसेट्रा, या पोलरोमेट्री, और भी कुछ टॉपिक्स है, दे आर जस्ट थ्योरेटिकल टॉपिक्स। उनमें से अगर क्वेश्चन आ भी जाए, दैट इज थ्योरी में आ जाएगा, अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा उसमें, लेकिन वो ज़रूरी महत्वपूर्ण नहीं है एज कम्पेयर टू डिफरेंट टॉपिक, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेनॉल्ड्स इक्वेशन, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आप खुद भी कर सकते हो। सो मैंने उनको स्किप किया, वो बस 10 मिनट का काम है या आधा घंटा। अगर आप चारों टेक्निक्स को देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस टेक्निक्स। सो कमिंग टू, आज हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, एक है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन और इक्विलिब्रेशन अप्रोक्सीमेशन या इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। दूसरा है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसमें से क्वेश्चन आता है, okay, this occurs in reversible reactions. This occurs in which intermediate lifespan is very short. और नील बोल सकते हैं उसमें, ये महत्वपूर्ण है, इसी में आ जाएगा आपका क्वेश्चन कि ये किस में होता है अप्रोक्सीमेशन, हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन या स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ये हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ इंटरमीडिएट का लाइफ स्पान बहुत कम होता है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो हम देखेंगे, अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनाएंगे, यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस A गिव्स A डैश शॉर्ट स्टेट प्लस A, दिस इज शॉर्ट लाइफ स्पान K1 K2। फिर हम बोल सकते हैं A डैश क्या देता है, दैट गिव B प्लस C, दिस इज K3। तो हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, दैट इज K एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K2, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हम ऐसे भी कह सकते हैं A डैश A डिवाइड बाई A इंटू A। सो सिंपल मेथड है ये वाला, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए है, तो K एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K2, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड को भी हमने लिखा, रेट ऑफ बैकवर्ड को भी लिखा। सो दिस इज जस्ट एनफ फॉर इक्विलिब्रेशन अप्रोक्सीमेशन। नाउ कमिंग टू वन मोर टॉपिक, दैट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये आपको पता है, ये वहां होता है जहां शॉर्ट लाइफ स्पान होगा हमारे इंटरमीडिएट्स का। तो अगर हम जनरली देखेंगे कोई सी भी रिएक्शन, यही वाली रिएक्शन हम उठाएंगे, ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, यहां यू ऑल, आपको पहले ही पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप के बराबर होता है। तो स्लोवेस्ट स्टेप कौन है, दिस इज स्लोवेस्ट स्टेप। सो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू K3A डैश। अब आपको क्या करना है, इसका निकालना है, वो आपको पहले ही पता होता है कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K2, दैट इज A डैश A डिवाइड बाई A इंटू A। ओके, सो सिंपल मेथड है। हम यहां से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को काट सकते हैं। सो K1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल टू A डैश
डिवाइड बाई ए, यहां से ए डैश हम निकाल सकते हैं आराम से, ए डैश इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K2 इंटू ए। बस इसको कहाँ फिट करना है, यहाँ फिट करना है। तो हमारा रेट किसके बराबर होता है, रेट इज इक्वल टू K3, ये फिट करो, K1 डिवाइड बाई K2 इंटू ए। सो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आ जाएगा। So there are two approximation methods. One is equilibrium approximation, second one is steady state approximation. Equilibrium approximation वहाँ हम यूज करते हैं जहाँ reversible reaction हो, while as steady state equilibration is used in such reactions where there is very small intermediate lifespan, जिसका बहुत कम होगा या negligibly बहुत small होगा। So this is enough. Now coming to effect of temperature on rate constants. पहले हम उससे पहले क्या देखेंगे, एक और चीज देखेंगे हम। ये सारा इंपॉर्टेंट है, जो भी मवाद मैं बता रहा हूं यहां वो सब काम का है। हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट का देखेंगे पहले, ठीक है, वो भी आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेट्स, डिफरेंट रेट लॉस और रेट कॉन्स्टेंट्स। अगर दो रेट कॉन्स्टेंट्स है, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री का हो तो रेट कोएफिशिएंट कितना होता है। सिंपल फंदा है, मैं इसको इलाबोरेट नहीं करूंगा, जस्ट ट्रिक की अप्रोच यूज करना है आपको, सिंपल, मैं नहीं बोलूंगा आप कुछ और, ठीक है। एक फंदा बनाऊंगा मैं, अगर हमारे पास अगर दो रेट कॉन्स्टेंट्स है, उनकी जो टेम्परेचर डिफरेंस है, suppose we have K1 and K2, then this is temperature difference। डायरेक्ट आता है इसी में क्वेश्चन, इसी में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, ओके। आप क्या करोगे, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 1000 से 1010 तक है, बहुत ज्यादा है टेम्परेचर, चाहे केल्विन में हो सेंटीग्रेड में हो, देन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट नहीं दिया गया हो, तो अगर ज्यादा टेम्परेचर दिया गया हो, वहां बहुत रेंज है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो आप बोलोगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। अगर मीडियम में है, 310 से 300 तक है और इसी के दरमियान है, देन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2 to 3, ठीक है। यहां आपको ख्याल रखना है। अगर बहुत कम है, 10 to 20 डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि बस इतना काफी है, टेम्परेचर है 10 से 20 तक, तो आपका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इट इज वेरी लार्ज, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो मुश्किल मत है, ये कोई मुश्किल नहीं है, यहां ऐसे भी कर सकते हो आप, बस दिस इज एनफ, आई थिंक दैट इन केस ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा होता है एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। जो सबसे कम एनर्जी होगी या जो भी एक रिएक्शन के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। अब लोअर टेम्परेचर्स पे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल एनर्जी। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं या बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, ठीक है। आपको ये ख्याल रखना है। अब फिर उसके बाद क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो होती है कि एक्स्ट्रा अमाउंट विच ए मॉलिक्यूल possesses above its internal energy और above its internal temperature। कितनी ज्यादा एनर्जी हो
अपनी एनर्जी से ज्यादा, सो दैट द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी which a molecule possess above its internal energy so that it will form products। ठीक है, सिंपल है आपका फंदा। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसी के थ्रू हम निकालते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स, यहां काइनेटिक एनर्जी होती है। नॉर्मली इट इज लाइक दिस। ठीक है, यहां हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। नाउ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ। इंपॉर्टेंट आता है कि हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए कैसा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए कैसा होता है। फिर आपको दो टेम्परेचर दिए गए हो तो आपको बोलेंगे कि उस टाइम आप कैसे निकाल सकते हो ln K2 डिवाइड बाय K1। तो हम वो भी देखेंगे। For exothermic reactions, what is the activation energy graph? Simple ऐसे है, देखो this is number of molecules, ठीक है, बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ग्राफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स, काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे होता है, देखो ख्याल रखो, ऐसे है, पहले ऐसे फिर यहाँ। ये जो होता है ये थ्रेशोल्ड, जो पहले थ्रेशोल्ड यहाँ है, थ्रेशोल्ड यहाँ है, अब वो आ गया यहाँ थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां से यहां, यहां से यहां तक, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस का देखेंगे, व्हाट इज द ग्राफ, इट इज लाइक दिस। देखो कैसे है, ऐसे, बस खत्म। यहां आपको क्या करना है, यहां से यहां तक निकालना है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, डेल ई और डेल एच, खत्म। ठीक है, दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हमें दो टेम्परेचर दिए गए हो तो क्या, कैसे हम निकाल सकते हैं, इट इज लाइक दिस, ln K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय R 1 डिवाइड बाय T1 माइनस 1 डिवाइड बाय T2। तो आराम से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से हमें फिट करने हैं वैल्यूज, बाकी तो सेम ही है, तो हम चाहे K2 हो K1 हो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज रेट कांस्टेंट। तो आराम से, ये मुश्किल नहीं है टॉपिक। सो आज हमने पढ़ा अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, उसमें हमने पढ़ा इक्विलिब्रेशन मेथड और दूसरा हमने पढ़ा स्टेडी स्टेट मेथड। इक्विलिब्रेशन मेथड इज यूज्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस व्हाइल स्टेडी स्टेट रिएक्शन आर यूज्ड फॉर दोज रिएक्शंस व्हेयर देयर इज शॉर्ट इंटरमीडिएट्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर ज्यादा है एनर्जी गैप, ज्यादा है टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया गया हो तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम होगा। अगर मीडियम है 2 to 3, अगर बहुत कम है तो बहुत ज्यादा होता है। फिर हमने उसके बाद ये वाले मेथड्स पढ़े कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड क्या एनर्जी क्या होती है। फिर हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए वो फिट अप की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। फिर हम फर्दर पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स है इसके रह गए, फिर फोटो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।